नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास की आज हम शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका है अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो PCS हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो उसमें इतिहास से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं GS सेगमेंट में। इसके अलावा आप देखेंगे कि इतिहास जो है UGC नेट अगर कोई दे रहा है इतिहास विषय से, या फिर USET दे रहा है, या फिर TGT दे रहा है, या फिर PGT दे रहा है, तो वहाँ पर भी इतिहास जो है बहुत ही लोगों में लोकप्रिय विषय है। उसको लोग रखते हैं, उससे MA करते हैं। तो बहुत ही आज बेसिक से आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ इतिहास की, ताकि आपकी इतिहास में समझ विकसित हो पाए और आप इतिहास में रुचि लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इतिहास है क्या। बेसिकली इतिहास क्या है? इतिहास मानव के उत्थान और पतन की कहानी है, जहां मानव के द्वारा जो भी नई नई चीज़ें जो सीखी गई हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करेंगे जिन चीज़ों से उसका नुकसान हुआ है। तो ठीक है, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास जो है क्या पहले। तो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। इतिहास जैसे इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास जो है, हिस्ट्री शब्द जो अंग्रेजी का जो हिस्ट्री शब्द है, यह है ग्रीक भाषा, जिसको यूनानी भाषा भी बोलते हैं, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर अनुसंधान करना। ठीक है, तो हिस्टोरिया शब्द आप जान गए हैं, यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है जानना या अनुसंधान करना। अगला अगर आप देखेंगे कि अगर इतिहास को अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये आता है इति, और हास। ये तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में हम विगत जो घटनाएं हैं मानव की, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो उसका अध्ययन किस तरीके से करते हैं कि जो प्रमाणिक जो तथ्य हैं उनके आधार पर ही हम इतिहास में उसका अध्ययन करते हैं। उसके जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस नामक एक यूनानी विद्वान है, वो करता है। कौन सी पुस्तक में? हिस्टोरिका नामक अपनी पुस्तक में करता है। और इसको कहा जाता है क्या? इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का जनक रोमन विद्वान सिसरो ने कहा था। ठीक है, इसका संस्कृत नाम भी पूछा जाता है कई बार कि भाई हेरोडोटस को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका संस्कृत का नाम क्या है? तो इसका संस्कृत का नाम है हरिदत्त। समझ गए? इसका संस्कृत का नाम क्या है? हरिदत्त है। अब आप देखेंगे कि इतिहास जो है वो किस क्रम से आगे बढ़ा है। इतिहास का हमें क्रम जानना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं, जो हेरोडोटस ने जो इतिहास लिखा, जिस तरीके से इतिहास लिखा, इतिहास को किस तरीके से उसने आगे बढ़ाया, तो उसने कथा रूप में लिखा, कथात्मक इतिहास लिखा है हेरोडोटस ने। फिर उसके अगले क्रम में अगर हम जाते हैं तो एक इतिहासकार है थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस ने क्या किया? इतिहास लिखते समय तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल दिया, तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया, और इसलिए इनका इतिहास जो कहलाता है प्रबोधक इतिहास। क्या कहलाता है? प्रबोधक इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का अगर हम देखें तो ये दूसरा चरण है। फिर इतिहास में एक नई विधा आ जाती है, एक नया तरीका आ जाता है पढ़ने का। वो तरीका क्या होता है? एक जर्मनी के एक विद्वान हैं, एक इतिहासकार है राके ने क्या किया कि जो अतीत की घटनाएं हैं, अतीत की घटनाओं को कैसे उसने उसने अध्ययन करने का विचार किया, या कौन सा तरीका अपनाया, उसके बारे में हम देखते हैं। उसने घटनाओं को यथार्थ और वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत किया। क्या किया कि जो घटनाएं जिस तरीके से घटित हुई हैं उसका वास्तविक रूप जो अध्ययन करता है उसके सामने रखा जाए, और उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए। वैज्ञानिक का मतलब ये हुआ कि जो कार्य और कारण में संबंध स्थापित कर दिया जाए। तो इनका इतिहास कहलाया वैज्ञानिक इतिहास। क्या कहलाया? वैज्ञानिक इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं, एक विद्वान हैं JB ब्यूरी, वो कहते हैं इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा।
अब आप देखेंगे एक E.H. कार नामक विद्वान है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इनकी पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, यानी इसका क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, जिसका मतलब होता है इतिहास क्या है। उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि इतिहास अतीत और वर्तमान की बीच अनवरत संवाद है। क्या है इतिहास? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत यानी कि लगातार चलने वाला एक क्या है, संवाद है। ठीक है। अब आप देखेंगे जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, एक शिक्षाविद भी थे जैसा कि आप जानते हैं। उन्होंने क्या कहा इतिहास को लेकर? उन्होंने कहा इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। क्या है? राष्ट्र की स्मरण शक्ति। अगर हम किसी देश के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके इतिहास को पढ़ना आवश्यक है, तभी हम उस देश के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, उसके विकास क्रम को हम समझ पाएंगे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि राधाकृष्णन ने क्या कहा है, E.H. कार ने क्या कहा है। कई बार इनसे जो सीधा इनका जो कोटेशन है इससे क्वेश्चन बन जाता है। हम जानते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। अगर देखेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर इतिहास को बांटने का तात्पर्य ये है कि तथ्यों के आधार पर, अध्ययन सामग्री के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया है। जैसे अगर इसमें देखें प्राग इतिहास जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरा इसका है आद्य इतिहास जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है इतिहास, है ना, हिस्ट्री। तो प्राग इतिहास किसे कहेंगे? यानी कि ऐसा कालखंड जिसके विषय में जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व सामग्री से मिलती हो और उसी से तत्कालीन मानव के विषय में हमें जानने का मौका मिलता हो। तो इस तरीके के इतिहास को क्या बोलते हैं? प्राग इतिहास बोलते हैं। इसमें हम किसको रखेंगे? पाषाण काल को रखेंगे, स्टोन एज को। स्टोन एज को प्राग इतिहास काल में रखते हैं। दूसरा है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पर पुरातात्विक सामग्री तो मिलती है, उसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन तो करते ही हैं, इतिहास लिखा जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, लेखन सामग्री भी आ जाती है, यानी कि अब साहित्यिक जो कृतियाँ भी दिखाई देने लगती हैं जिससे हम इतिहास को जानते हैं। तो इस पीरियड में हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। तीसरा खंड है हमारा जो इतिहास, इसमें हम देखते हैं तीसरे खंड में, इसमें क्या होता है, इतिहास पुरातात्विक सामग्री और साहित्यिक सामग्री के साथ साथ विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं या उनकी जो कृतियों के माध्यम से इतिहास जानने का हमें मौका मिलता है। तो ऐसे कालखंड को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि भाई प्राग इतिहास क्या है, आद्य इतिहास क्या है और इतिहास का क्या है। अब हम चलते हैं कि भाई जिस मानव के बारे में हमें इतिहास में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो आदि मानव है, उसका विकास क्रम क्या रहा है और किस हिसाब से वो आगे बढ़े हैं। चूँकि क्या है, मानव का ही हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें अपने जो मानव का उद्भव और उसके विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसको हम समझ लेते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी पर मानव का उद्भव कब हुआ, यानी कि उसने कब जन्म लिया। तो पृथ्वी पर मानव का उद्भव है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प को बोलते हैं सेनोजोइक एरा। इसके प्लायोसीन काल में हुआ था, यानी कि नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में अफ्रीका में मानव का उद्भव हुआ था। अब आप जान लेते हैं कि किस तरीके से मानव का विकास क्रम जो है वो आगे बढ़ा है, किस तरीके से मानव जो है आगे बढ़ा है। तो देखेंगे जो पहला जो आदि मानव का जो समूह है उसको रामापिथेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामापिथेकस। देखेंगे आप ये जो रामापिथेकस है ये इथोपिया, अफ्रीका में इसके जो है जीवाश्म मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ये क्या था? ये जंगल में निवास करता था और वृक्षों पर रहता था। हालांकि ये, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव है वो एक बंदर, जो मानव से पहले क्या था? बंदर था, है ना। बंदर जो है हमारा पूर्वज ऐसा माना जाता है। तो ये बंदर से थोड़े से आगे के क्रम का जो है आदि मानव है। ये क्या है कि जैसे बंदर आप देखते हैं कि हाथ और पैर दोनों जो है धरती पर रख के चलता है, लेकिन यहाँ पर जो रामापिथेकस है ये इसके हाथ जो है थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, ये धरती पर या पृथ्वी पर हाथ जो है टिकाकर नहीं चलता है। तो इसमें क्या हुआ? अर्ध उत्तान मुद्रा में
चलना शुरू कर देता। अर्धोत्थान मुद्रा का मतलब ये होता है कि हाथ थोड़े ऊपर उठे हों और इस तरीके से चल रहा है और पैर नीचे हों। अब आप देखेंगे कि जब हाथ उसके ऊपर हो गए हैं और उसका यूज़ जो अब चलने में नहीं है, तो क्या हो गया, हाथ मुक्त हो गए। जब हाथ मुक्त हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हाथ कहीं ना कहीं किसी कार्य में हाथ का जो है प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो ये पहला जो आदि मानव का जो समूह है वो क्या है, रामापिथेकस है। फिर हम देखेंगे अगले चरण में आते हैं, अगले चरण में है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी आदि मानव का एक अगला विकास क्रम है, अगला आदि मानव है जो थोड़ा सा विकसित अवस्था में आता है। देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इसकी उत्पत्ति होती है मध्य अफ्रीका में। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव समूह है ये खुले मैदान में रहना पसंद करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं रामापिथेकस क्या था, जंगल में निवास कर रहा था, वृक्षों पर रह रहा था, और ये क्या, खुले मैदान में रहना पसंद करता है। फिर देखेंगे ये क्या था, ये पहला ऐसा मानव था जो सीधा चलने वाला मानव, यानी कि ये सीधा चलने का इसने प्रयास किया, जैसे हम वर्तमान रूप में हम लोग चलते हैं। ठीक है, और इसको ही आदि मानव का मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इसने ही सबसे पहले पत्थर से औजार बनाने का कार्य शुरू किया। और ये कार्य किसने शुरू किया, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति थी जिनजैंथ्रोपस, इसने शुरू किया था, जिनजैंथ्रोपस। तो सबसे पहले इसने ही औजार बनाए थे। अगला देखते हैं होमो इरेक्टस, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से एक क्रम और आगे विकसित होकर होमो इरेक्टस आता है। ये कहाँ पाया गया, ये जावा में पाया गया, एशिया में। चूँकि आप देखेंगे कि जो होमो इरेक्टस है वो उसका विस्तार क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे दोनों ऊपर के जो मानव हैं ये अफ्रीका में मिलते हैं, लेकिन होमो इरेक्टस जो है अफ्रीका के साथ साथ एशिया में भी मिलना शुरू हो जाता है, और ये जावा में सबसे पहले मिलता है, और इसलिए इसको जावा मानव भी कहते हैं। दूसरा इसका एक अन्य नाम है पिथेकेंथ्रोपस। पिथेकेंथ्रोपस, इसका पिथेकेंथ्रोपस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, चलना मतलब सीधा चलता है, इसलिए इसका नाम पिथेकेंथ्रोपस है। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया, आग का प्रयोग किया। पहले वाले ने क्या किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भैया औजार बनाना सीखा, ये आगे एक क्रम बढ़ गया और उसने क्या किया, अग्नि का प्रयोग शुरू किया। अब आप देखेंगे होमो इरेक्टस का भारत में जो है मिलना शुरू हो जाता है जीवाश्म। होमो इरेक्टस का जीवाश्म कहाँ मिला है, नर्मदा घाटी में मिला है, और एक हथनौरा जगह है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में। वहाँ पर अरुण सोनकिया नामक व्यक्ति ने एक मानव की खोपड़ी को प्राप्त किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा जीवाश्म है चौकुतियान गुफा। ये चौकुतियान गुफा चीन के बीजिंग में है, और यहाँ पर भी हमें होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिलते हैं। तो होमो इरेक्टस के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर आप देखते हैं अगला निएंडरथल। निएंडरथल जो है जर्मनी की निएंडर घाटी में इसका साक्ष्य मिलता है, इसलिए इसको निएंडरथल मानव कहते हैं। और इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य ये है कि इसने जो मानव जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसका क्या करता था, ये समाधान करता था, यानी कि उसका अंत्येष्टि संस्कार करता था। उसको क्या किया, जैसे कोई मृतक व्यक्ति है उसको ज़मीन में दफना देता था, साथ ही साथ जो उसकी दैनिक उपयोग की वस्तु हैं उसको भी वो दफनाता था। और जो निएंडरथल मानव है ये मध्य पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला हम चलते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, जैसे कि जानते हैं आप लोग कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है ना। इसका जन्म कब होता है, 30,000 वर्ष पूर्व इसका जन्म होता है होमो सैपियंस का। और ये क्या है, बुद्धिमान मानव है, यानी कि सोचने विचारने वाला प्राणी। इसकी कुछ उपजातियां हैं जैसे होमो हेबिलस, क्रोमैग्नन और ग्रिमाल्डी और चांसलेट। आप देखेंगे ये तो आदि मानव समूह में है, और ये क्या है, अद्यतन मानव है, होमो सैपियंस। ठीक है, ये अद्यतन मानव और ये क्या है, आदि मानव समूह में है 4, ध्यान रखना है इसको। और ये अद्यतन मानव है। तो होमो हेबिलस क्या है, ये सबसे पहले क्या करेगा, होमो सैपियंस की श्रेणी वाला जो होमो हेबिलस इसकी उपजाति एक है, ये सबसे पहले पत्थर से औजार बनाना सीखेगा, होमो हेबिलस। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे।
फिर आपने देखा है कि भाई ज़्यादातर जो मानव के जीवाश्म हैं वो अफ्रीका में मिले हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में जीवाश्म नहीं मिले हैं। इसका जो मूल कारण है जलवायु कारण है, इसका जलवायु कारण माना जाता है। देखेंगे कि मानव के विकास के जो साक्ष्य हैं, मानव विकास यानी कि ये अद्यतन विकास वाले जो साक्ष्य हैं वो शिवालिक पहाड़ी के अभिनूतन यानी कि प्लियोसीन युगीन निक्षेप में मिलते हैं। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी में मिलते हैं और ये अभिनूतन यानी कि प्लियोसीन युग के हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ अभी हाल में जो है शोध हुआ है, वहाँ पर एक नया स्थल प्रकाश में आया है बोरी, ये महाराष्ट्र में है और यहाँ से 14 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के उपकरण मिले हैं बोरी नामक स्थल से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मानव का उद्भव और विकास क्रम है, जिसमें आपने समझा रामापिथेकस कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन था, होमो इरेक्टस कौन था, निएंडरथल कौन था और होमो सैपियंस कौन था, ये आप समझ चुके होंगे। अब हम जो अगला जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब जब हमने विकास क्रम समझ लिया, मानव को समझ लिया है, तो हमें इतिहास को समझने में आसानी हो जाएगी। जब हम प्रागैतिहास पढ़ेंगे, स्टोन एज को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर नहीं समझते हैं तो एक अगर हम क्या है सिर्फ रट्टा मारेंगे, और अगर इसको हमने समझ लिया है तो इसकी समझ हमें पूरे प्रागैतिहास काल में मदद करेगी। तो मैं समझता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल एम विद देवेन सर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नया वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।